हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निषेधक तत्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका प्रावधान है, ठीक, डीपीएसपी का। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये इसमें लिखा गया है, एक सेकंड रुक जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये लिखा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था। तो सामाजिक, आर्थिक और प्रजातांत्रिक स्थिति को स्थापित किया जा सके, ठीक है, कि सामाजिक स्थापना हो, सामाजिकता की स्थापना हो, आर्थिक समानता हो और प्रजातंत्र की विचारधारा जो है ये पूरे तरीके से संविधान में पिरोया जा सके, इसलिए इसको लाया गया था। ये लिया कहाँ गया था? तो लिया गया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये लिया गया था आपका आयरलैंड से। अब यहाँ पर देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ठीक है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य क्या है कि ऐसा राज्य जहां पर योजनाएं जो है समाज के अधिकांश वर्गों तक या समाज के अंतिम छोर तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंच सके, तो कल्याणकारी योजनाएं हैं। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, समाज में सभी तो एक समान है नहीं, तो उनको सामाजिक और आर्थिक दोनों स्थिति से मजबूत करना और न्याय उपलब्ध करवाना, सामाजिक न्याय भी और आर्थिक न्याय भी, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कि सभी धर्मों को समान रूप से लेकर के चलना, किसी की तुष्टीकरण नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही कथन है। तो ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। सही बात है, देश के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। समाज में क्या स्थिति है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, लोकतांत्रिक रूप से सामाजिक आर्थिक रूप लोग बराबर हैं कि नहीं हैं। तो वर्तमान समय में भारत में आर्थिक रूप से तो बराबरी नहीं है, लेकिन सामाजिक तौर पर भी बराबरी नहीं है। तो ना सामाजिक तौर पर बराबरी है, ना आर्थिक तौर पर बराबरी है। इसी कारण संविधान में इस डीपीएसपी को लेकर के आया था कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करने के लिए पर्टिकुलर इसमें ये विचारधारा होती है कि जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं उस योजनाओं में इस डीपीएसपी का अंश जो होता है वो ज़रूर होता है। आपको बता दें कि इसमें जो चीज़ें लिखी हैं वो चीज़ पर्टिकुलर अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, तो न्यायालय में अपील ही नहीं है। हाँ, इसके अंश को वो योजनाओं में लेकर के चलेंगे। इन तत्वों में अंतर्वृष्ट उपबंध किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। देखिए, जो चीज़ में लिखी गई है वो किसी न्यायालय में जाकर के अब इन्फोर्सेबल नहीं करवा सकते हैं, मतलब उसको लागू नहीं करवा सकते हैं कि इसमें ये चीज़ लिखा है हमको आप दीजिए। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें प्राप्त हुई थी तो आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई। नीति निर्देशक सिद्धांत है एक वाद योग्य नहीं है, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि याद वाद योग्य नहीं है। आप इसको, जिसमें जो चीज़ लिखी है, आप इस आधार पर किसी से मांग नहीं सकते हैं कि ये डीपीएसपी में लिखा गया है, ये हमको दीजिए, हमारा अधिकार है। नहीं, इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं इसको अपनी योजनाओं में सरकार चाहेगी तो वो यूज करके जो है वो आपको लाभ दिलाएगी, ठीक। फिर इसके बाद देखिए, भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत है राज्य के नीति निषेधक तत्व। इस देश में शासन करना है तो इसी के आधार पर आप चलिए तो वो आधारभूत तत्व माना जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान को सुनिश्चित किया गया था एक नीति निषेधक सिद्धांतों के अंग से। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, सामाजिक आर्थिक समानता तो इसमें साफ साफ लिखी गई है, तो यहीं से लिया गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, भारत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों से पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। आपको पता होगा गांधी जी ने जो कहा था कि ग्राम उदय से भारत उदय की ओर, ग्राम से ही भारत की उत्पत्ति होगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए, राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठित करने के लिए निर्देशित किया गया। तो आर्टिकल 40 में, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के बारे में उल्लेखित किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, भारत में संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन है तो नीति सिद्धांतों के तहत जो है ग्राम पंचायत का गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों गठन में लिखा गया है। अनुच्छेद 41 में लिखा गया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता आपको प्राप्त करने का अधिकार, जैसे कि आप हैंडीकैप हैं तो आपको जो है आरक्षण इसी के आधार पर दिया गया है। अब सामाजिक आर्थिक समानता तो इसी के आधार पर सुनिश्चित होगी, यही कारण था।
अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपको बताना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे पहले अडॉप्ट किया था, अभी वर्तमान में वहाँ लागू है, और ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पारित किया गया है। तो बताइएगा, अभी हम लास्ट में अगर मुझे याद रहेगा तो मैं उसके आंसर दे दूँगा। ठीक है। अनुच्छेद 48 में क्या लिखा गया? तो अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन की बात की गई है। तो कृषि और पशुपालन के गठन का बात यहाँ पर किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मनरेगा वगैरह जितनी स्कीम है सब यहीं से उठा करके लिया गया है सामाजिक आर्थिक समानता के लिए। मनरेगा दर आहार परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने के लिए का प्रावधान करता है। कारण आर रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रविष्ट है। तो ए सही है और आर गलत है। ठीक है। यहाँ 100 दिन से बढ़ा के शायद 120 दिन हो गया है, मुझे जो याद आ रहा है। ठीक है। तो इस मनरेगा का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ गया है। 2017 का ये PDF है, इसलिए जो है 100 दिन का रोजगार शुरू में करके आया हुआ था। तो ये सही है, लेकिन रोजगार के अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रविष्ट नहीं है। ठीक है। रोजगार का अधिकार जो है सभी को रोजगार का अधिकार है सामाजिक आर्थिक समानता के लिए, तो DPSP में दिया गया है, लेकिन वहाँ विशेष बंद किए गए हैं कि 16(6), 16(1), 16(2) में, तो वहाँ पर ये चीज़ें की गई हैं, तो वो ऐसा प्रावधान किया गया है। लेकिन ये रोजगार का अधिकार दे ही दिया जाए, ये आर में नहीं है, मतलब आर गलत है इसी कारण। उसके बाद देखिए राज्य की नीति निषेध सिद्धांतों का सही सुमेलन इस प्रकार है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 43 का में उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार है। और अनुच्छेद 48 का में जो है पर्यावरण संरक्षण, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो जितने संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट, जैसे कि उद्योगों में प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार है। ठीक है। तो ये अनुच्छेद 43 का के तहत जोड़ा गया है। 51 भी इम्पोर्टेंट है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था और सुरक्षा के लिए संवर्धन के लिए आप कार्य करते रहिए, ऐसा काम करिए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे। तो कहीं ना कहीं DPSP में चीज़ें लिखी हैं। फिर भारत के संविधान के में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है। तो कहाँ पर किया गया? राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में किया गया, अनुच्छेद 51 में। विदेश नीति के बारे में संबंधित है। देखिए यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन। एक सेकेंड कैसे हट गया? उसके बाद देखिए संविधान जिनके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, बच्चे, स्त्रियां और जनजाति। बच्चे और स्त्री और जनजातियों पे आप शोषण नहीं कर सकते हैं, साफ साफ संविधान इसमें लिखा हुआ है। राज्य के नीति निषेधक तत्व, ऐसा नहीं है कि आप किसी और के ऊपर कर सकते हैं, किसी के ऊपर शोषण नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः इन तीनों का जिक्र किया गया है। फिर राज्य के नीति निषेधक तत्व हैं तो मद्य निषेध है। यहाँ पे मदिरा पान का जो है उसका निषेध है, और गौ संरक्षण है और पर्यावरण संरक्षण है। तो राज्य के नीतिक सिद्धांतों में ये चीज़ें ली गई हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर राज्य के नीतिक तत्व सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, मतलब अर्थात न्यायालय में अपीली नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय, न्यायालय में अपीली हैं। गांधीवादी सिद्धांत जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों या तत्वों में प्रतिबंधित होते हैं। तो गांधीवादी सिद्धांत था ग्राम उदय से भारत उदय की ओर, ग्राम पंचायतों के गठन व ग्रामीण में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। तो ये दो चीज़ें महात्मा गांधी जी ने दिया था। और महात्मा गांधी की बातों को आप सोचिए कि DPSP में रख दिया गया है, जो कि ये देश के राष्ट्रपिता हैं और संविधान निर्माण करने वाले जो है गांधी जी की बातों को DPSP में रख दिए हैं, जो कि वाद योग, मतलब उसको न्यायालय में नहीं अपील किया जा सकता है कि कंपलसरी मिले। तो कहीं ना कहीं गलतियाँ तो हुई हैं। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह जिसके बारे में संविधान शांत है, तो प्रौढ़ शिक्षा। तो प्रौढ़ शिक्षा जो होती है उसके बारे में संविधान ने कुछ नहीं बोला है। कारण ये है कि प्रौढ़ शिक्षाओं में जो है वो आप उतने आत्मनिर्भर हो जाते हैं, इसी कारण जो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में नहीं बोला। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो संविधान में बाद में जोड़ा गया था, तो मुफ्त कानूनी सहायता है। 39A कैपिटल A है, निःशुल्क एवं विधिक सहायता में इसका वर्णन है, तो ये बाद में जोड़ा गया था। ठीक है।
उसके बाद राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं सूचना का अधिकार, ये तो मौलिक अधिकार 19(1)(a) के तहत जोड़ा गया है। हालांकि संविधान में कहीं भी सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन 1(a) के तहत आप मान सकते हैं। नीति निषेध तत्व क्या है? समान नागरिक संहिता जो है आर्टिकल 44, ये नीति निषेध तत्व है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, राज्य के नीति तत्वों में से है तो राज्य यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं की समान कार्य हेतु समान वेतन, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में रहे। मतलब सारी चीज़ें जो अच्छी अच्छी बातें हैं इसमें डाल दी गई हैं, लेकिन इसको हम अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन हमारा है कि राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। तो ये के.टी. शाह ने कहा था और बहुत अच्छी बात कहा था कि भैया आपने एक ऐसा चेक काट करके दे दिया है कि बैंक जब चाहेगा तो अपने हिसाब से इसको काटेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं काटेगा। मतलब आप ऐसे नियम बना दिए हैं कि संसद चाहे तो उसको देगी, नहीं चाहेगी, उसका मूड नहीं होगा तो नहीं देगी, तो आप इसको दिए ही क्यों? के.टी. शाह ने एक अच्छा शब्द बोला था और सारी चीज़ें अच्छी सी चीज़ें जो महात्मा गांधी तक की यहाँ तक की बात को जो है इसमें उठा करके डाल दिए गए और इसको फिर बाद में भले ही अपनी योजनाओं में इसको ले रहे हैं, लेकिन ये गलत बात है कि इसमें डाला गया है। ठीक है। निःशुल्क और विधिक सहायता को भी यहीं पर रखा गया है DPSP में। तो यही सब कमियां हैं जो देश के संविधान में हैं और इसको नकारा नहीं जा सकता है। इसको दूर करने की आवश्यकता है और हमारे देश की जो सरकारें हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो हर जगह हर संभव प्रयास थिंक टैंक लगे हुए हैं जो कि इसको संशोधित कर रहे हैं और प्रॉपर रूप से अभी तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं और आगे संविधान संशोधन होते रहेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। जो भी होगी आप फीडबैक और क्वेरी दीजिएगा। अगर कुछ कमियां हैं तो हम इसको और सुधार करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। एक सेकंड रुक जाइए।